हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 3 और 4 के लिए हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी ए करा रहा हूँ मैं आपको। और हिंदी गद्य उद्भव और विकास इसका पूरा नाम है आपकी बुक का। इसमें हम 3rd यूनिट का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि एक निबंध है। ये निबंध जो है ये विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है और इसका नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये वीडियो जो है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, सोल एनसी वेब के लिए है। इसके अलावा किसी अदर यूनिवर्सिटी में अगर आपके ये निबंध है तो वहां पे भी ये वीडियो जो है काम आएगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ पूछना है या कोई वीडियो किसी सब्जेक्ट की आप चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके मैसेज करके बता सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको उसके अनुसार वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। एक बार आप यूनिट 3rd देख लीजिए। 3rd यूनिट जो है निबंध के ऊपर है, जिसमें 2 निबंध है। भाव या मनोविकार हमने ऑलरेडी करा हुआ है। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए सबसे पहले कि इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन जो है वो किस तरह के आते हैं। तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मेरे राम का मुकुट है इसका या तो प्रतिपाद्य पूछ लेते हैं कि बताइए इसके प्रतिपाद्य क्या है, या फिर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस निबंध की समीक्षा कीजिए, या फिर इसके निबंध की भाषा शैली के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये 2 या 3 तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपको पता लग गया कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसका हम इसकी समरी या फिर इसका सार कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ा निबंध है और इसको मैं आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस निबंध में मेनली 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, जिनके इर्द गिर्द ये जो कहानी है वो घूम रही है। सबसे पहले नंबर पे है लेखक। लेखक जो है ये अपने अपने जीवन के एक छोटे से पार्ट, छोटा सा अंश है उसके जीवन का, उसको उसने इस निबंध के जरिए से हमको समझाने का प्रयास किया है, तो लेखक है। दूसरे नंबर पे फिर लेखक की पत्नी है। इस निबंध में लेखक की पत्नी का जिक्र भी है। इसके बाद लेखक का पुत्र है जिसका नाम है चिरंजीव। ठीक है, जो चिरंजीव है उसका पुत्र, इसका भी इसमें जिक्र है। और एक मेहमान लेखक के घर में आई हुई है, जो कि महानगरीय परिवेश में रहने वाली एक युवती है जिसका नाम है कृष्णा। तो इन चारों की स्टोरी जो है आपको निबंध में दिखेगी। है तो वैसे ये निबंध, पर मैं आपको इसको स्टोरी की तरह समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीजें जो है बस जाएगी। क्योंकि देखिए, निबंध यह आसान नहीं है, पहले बता रहा हूँ ये निबंध आसान नहीं है। क्योंकि जैसे शब्द आपको निबंध में दिखेंगे जरूरी नहीं है उसका मतलब वैसा हो, क्योंकि इसमें बहुत जगह पे प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मुकुट जो है, मुकुट का मतलब वो मुकुट नहीं है जो आप सोच रहे हो केवल सिर पे पहन लिया जाने वाला मुकुट, बल्कि मुकुट एक प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। मुकुट का क्या अर्थ है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन आपको एक स्टोरी की तरह इसकी समरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको लिखा किसने? विद्या निवास मिश्र ने। और ये 1974 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। ये एक ललित निबंध है। ललित निबंध मतलब आत्मपरक है। और इसमें क्या है कि लेखक जो है, लेखक ने अपनी जो रियल लाइफ है उसकी जो सच्चा, उसके जीवन की जो सच्ची घटना है उससे रिलेट करके इस निबंध को लिखा है। और इस निबंध के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी की, यानी कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों की चिंता किस प्रकार से करते हैं, और अकारण कई बार चिंता में, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जिसका कोई रीजन नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे मन में चिंता जरूर होती है। इसको बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से लेखक ने इस निबंध के जरिए हमको बताया है। तो देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें मेनली क्या क्या डिस्कस किया गया है थोड़ा सा मैं आपको कम शब्दों में समझाऊं तो सबसे पहले क्या है कि जो जहां से निबंध की शुरुआत होती है वहां पे लेखक के बारे में बताया गया है कि लेखक कितना उदास होता है, कितना स्ट्रेस में होता है, कितनी टेंशन में होता है। ठीक है, शुरुआत तो उदासी से होती है। उसके बाद फिर लेखक की जो चिंता है, चिंता का कारण क्या है वो भी आगे पता लगता है। फिर अलग अलग पीढ़ियों में ममता का वर्णन किया गया, यानी कि एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के
प्रति किस तरीके से स्नेह में बंधे होते हैं और किस प्रकार से उनकी चिंता करते हैं और ममता के बारे में बताया हुआ है। लेखक जो है उसकी दादी नानी के समय के कुछ गीत है, एक गीत है, वो आगे मैं आपको गीत भी दिखाऊंगा। उस गीत से वो इस निबंध को कैसे जोड़ के बताता है वो आपको पता लगेगा। राम का मुकुट जो कि एक प्रतीक के रूप में है, प्रतीक किस चीज का? ये ऐश्वर्य का, जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का। ठीक है, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर राम और कौशल्या का वर्णन है कि कौशल्या किस प्रकार से अपने राम के वनवास जाने से दुखी हो जाती है। इसको कैसे निबंध से जोड़ दिया है उन्होंने मिश्र जी ने, ये आपको पता लगेगा। फिर निर्वासन का दुख, निर्वासन का मतलब जब अपना घर छोड़कर राम 14 वर्षों के लिए वनवास में जाते हैं तो उसको कैसे लोगों की रियल लाइफ से जोड़ दिया, हमारी तुम्हारी रियल लाइफ से जोड़ दिया है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। फिर सीता का जो दोहरा निर्वासन होता है इसको भी देखेंगे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो कि हमें इस निबंध में समझने हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो है मेनली 3 चीजों के बारे में बताया हुआ है और वो प्रतीक के रूप में है। जैसा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मेरे राम का मुकुट, आप तो ये सोचोगे कि राम के सिर पे जो मुकुट पहना जा रहा है केवल उसकी बात हो रही है, एक नॉर्मली हम यही समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है। फिर लक्ष्मण के पटका की बात है। पटका मतलब जो कमर में बांधा जाता है, जिसको कमरबंद या दुपट्टा के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, पटके, यहाँ पे लक्ष्मण का जो पटका है उसका भी मतलब केवल पटका नहीं बल्कि ये भी एक प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। सीता जो है, सीता की मांग का जो सिंदूर है, इसका मतलब केवल सीता के मांग का सिंदूर नहीं है बल्कि इसको भी एक प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। तो इनका क्या अर्थ है इसमें, इसको समझ लेते हैं। देखिए, राम का जो मुकुट है इसको ऐश्वर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया हुआ है। ऐश्वर्य कैसे? देखिए, राम जी जो है, राम जी का वनवास कब होता है पहले आप ये समझिए। राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है, यानी कि राम को गद्दी मिलने वाली होती है। ठीक है, राम जी को, तो जब राम जी को राजगद्दी मिलने वाली होती है, वो राजा बनने वाले होते हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है, उसी समय, उससे पहले उनको वनवास मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राज्याभिषेक, राजा बनना, ये ऐश्वर्य है। इसको ऐश्वर्य और जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य, इसको कर्तव्य भी कहा जाता है। ठीक है, कर्तव्य निष्ठ, यानी ये इनकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जो राजा होते हैं ना, आपको लगता है कि भाई राजा तो बहुत अच्छे हैं, राजा बन जाएं, काश हम भी राजा होते कहीं के, तो आपको केवल राजा नजर आ रहा है, लेकिन राजा के पीछे जो उसकी जिम्मेदारी है ना वो आपको शायद नजर नहीं आ रही। एक राजा की उसके प्रजा के प्रति जिम्मेदारी होती है, एक राजा की उसके राज्य के प्रति जिम्मेदारी होती है। अगर उसके राज्य में कहीं कोई युद्ध हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो राजा जिम्मेदार होता है, उसको सॉल्यूशन करना होता है। उसकी प्रजा में अगर लोग दुखी हैं, उसकी प्रजा दुखी है, तो उसकी जिम्मेदारी राजा की होती है। तो एक राजा का जो पद है ना वो अपने आप में बहुत जिम्मेदारियों से भरा हुआ पद है। तो यहाँ पे राम का मुकुट जो है ना, ये मुकुट का मतलब यहाँ पे ऐश्वर्य और जिम्मेदारी के रूप में है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, आगे मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। लक्ष्मण कमर में बांधते कपड़ा, जिसको दुपट्टा या पटका कहा जाता है, ये कर्तव्य पालन का प्रतीक है। क्योंकि राम जी जो है उनके अंग रक्षक के रूप में लक्ष्मण जी रहते हैं और हमेशा राम जी की भलाई के लिए उनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कर्तव्य की बात करता है। फिर सीता माँ का जो सिंदूर है वो सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है, सौभाग्य दिखाता है, या फिर ये त्याग का प्रतीक है। क्योंकि सीता माँ, आपको पता है, वो भी राम जी के साथ कहाँ चली जाती है, वनवास में चली जाती हैं। यानी सौभाग्य वाली तो है सीता माँ कि उनको राम जैसे पति मिले, लेकिन उन्होंने त्याग का प्रतीक भी दिखाया कि जो राजमहल का जो सुख था, जो अगर मान लो राम जी को वनवास हुआ था तो जरूरी थोड़ी था कि सीता माँ को भी उनके साथ जाना था। वो चाहती तो वो रह सकती थी राजमहल में, लेकिन उन्होंने त्याग करा और वो जंगल में, वन में दर दर भटकती रही उनके साथ। तो ये त्याग का प्रतीक के रूप में भी सीता माँ की मांग के सिंदूर को दिखाया गया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज जो है ना ये आपको समझ में यहीं पे आ जानी चाहिए, तभी आपको निबंध का सार समझ में आएगा। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर निबंध पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आगे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, निबंध बहुत बड़ा है पर मैं आपको समराइज तरीके से, समरी के रूप में, एक सार के रूप में बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से शॉर्ट करके। तो देखिए क्या होता है, निबंध की शुरुआत तो ऐसे होती है कि महीनों से, लेखक क्या कह रहा है कि महीनों से मेरे मन में बहुत उदासी है, मैं बहुत ही उदास हूँ। उदासी का कोई खास कारण तो नहीं है, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब है और उसके जीवन में तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है और कुछ टूटने का डर है,
जब वो खुले आकाश के नीचे भी रहता है तो भी वो खुलकर सांस नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक घुटन महसूस हो रही है। ये जीवन की घुटन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी वाली घुटन नहीं है, ये जीवन में एक हो जाता है ना, एक अंदर से घुटन फील होती है, लगता है कि यार अब लाइफ में कुछ बचा नहीं, एक नीरसपन हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक घुटन महसूस हो रही है, और वो जिस काम में चाहता है कि मैं इस काम में लगूं और मुक्ति पाऊं, उसके उसी काम में हजारों बाधाएं आ जाती हैं और उदासी रहती है। उसको भूतों जैसे सपने आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। कभी कभी लगता है कोई परेशानी की बात नहीं है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से निबंध की शुरुआत होती है। तो निबंध की शुरुआत में आपको क्या क्या चीज दिखी? एक भयंकर चिंता दिखी। दूसरा आपको क्या दिखा? यहाँ पे तनाव दिखा। तीसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक डर दिख रहा है, ठीक है, एक डर दिख रहा है, कहीं ना कहीं मतलब तकलीफें दिख रही है, उदासी दिख रही है। तो यहां से होती है निबंध की शुरुआत। अब आगे देखो, स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं लेखक दुखी है। लेखक अपनी रियल लाइफ के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। उसकी जीवन की सच्ची घटना है ये। उस सच्ची घटना को उसने हमसे जोड़कर बता दिया, इसीलिए इसको ललित निबंध या आत्मपरक निबंध कह रहे हैं हम। तो फिर क्या होता है कि लेखक तो उदास है, समस्या में है, परेशान है, दुखी है, इतना आपको समझ में आया। आगे क्या होता है, 2-3 रात पहले की बात बता रहा है कि उसके साथी जो होते हैं, लेखक है और लेखक के कुछ दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं, और रात के 9 बजे आते हैं, रात का समय है, और कहते हैं कि चलो हमारे साथ एक संगीत का कार्यक्रम है, एक मतलब म्यूजिक का कोई कंसर्ट होने वाला है, कोई कार्यक्रम होने वाला है, हम वहां पे जाना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, ठीक है। तो लेखक जो होते हैं, लेखक जी जो होते हैं, वो मना कर देते हैं कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे ही टेंशन में हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है और मेरा उतना मन भी नहीं है, या जो भी उनके साथ समस्या रही हो, वो खुद तो मना कर देते हैं। तो उनके जो साथी होते हैं ना, कहते हैं एक काम करो, आप ना चिरंजीव को भेज दो, आपका जो पुत्र है उसको भेज दो हमारे साथ, और आपके घर में जो मेहमान आई हुई है, जो महानगरीय वातावरण में, यानी कि जो शहर में रहने वाली लड़की है, कन्या है, उसके भी ले जाने की अनुमति मांगते हैं कि आप क्या करो, अपना जो पुत्र है चिरंजीव, उसको हमारे साथ भेज दो, और जो लड़की है उसका नाम कृष्णा होता है, आप उसको भी हमारे साथ भेज दो। तो लेखक जो होता है ना, लेखक जो होता है वो थोड़ा सोचता है कि यार शहरों का माहौल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्या मुझे इनको जाने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं। लेखक नहीं चाहता कि उसके बच्चे जाएं, ठीक है। वो लेकिन फिर भी वो उसके बच्चे बोलते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें जाना है। तो ऐसे में बच्चों का मन रखने के लिए लेखक कह देता है ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में वहां पे संगीत को सुनना और वापस घर आ जाना जल्दी, क्योंकि 9 बजे जा रहे हैं। तो 1-1.5 घंटे में, यानी कि आप 10:30-11 बजे तक आ जाओ भाई, 1 से 1.5 घंटा वहां पे बिता लो। ये बोल के उनको भेज देते हैं। अब रात का समय है, बरसात वाले दिन है, ठीक है। अब आगे क्या होता है भाई, रात के 12 बज जाते हैं, अब वो लोग आए नहीं। अब यहां से सोचो कैसे उनकी जीवन की घटना को उन्होंने हमारी जीवन की घटना से जोड़ दिया है। रात के 9 बजे वो वहां पे परमिशन मांगने आए थे, उनको लेके चले गए। वो वेट कर रहे हैं कि भाई 10, 10:30, 11 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वो बच्चे रात के 12 बजे भी नहीं आए। अब जो गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ जो है, जो लेखक की जो पत्नी है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत झल्लाती है। कहती है कि तुम्हारे, उनके दोस्तों पे नाराज होने लगती है कि पता नहीं क्यों आ गए यहाँ पे, ले गए भी, मतलब में बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। एक चिंता होती है ना माँ के मन में और पिता के मन में, जो चिंता होती है वो चिंता होती है, मतलब एक ममता दिख रही है यहाँ पे। वो जोर से और देखती है कि इतने में बारिश जो होती है और तेज हो जाती है। तो लेखक जो है वो अपना बिस्तर वगैरह समेट के कमरे में आता है और अपनी पत्नी को समझाता है। कहता है बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है, जैसे ही बारिश कम हो जाएगी ना तो वो आ जाएंगे। और वैसे भी देखो, संगीत का जो कंसर्ट होता है, जो संगीत का जो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वहां पे अगर कोई बैठ जाता है ना तो उसका मन ही नहीं करता, उसकी तबीयत ही नहीं होती कि उठो। मतलब मन करता है कि संगीत सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। संगीत इतना ज्यादा मतलब लुभावना होता है, इतना अच्छा होता है, मन को शांति देता है कि मन नहीं करता किसी का वहां से उठने को। तो तुम घबराओ मत, तुम सो जाओ। और बच्चे इतने छोटे थोड़ी हैं कि, यानी कि वो ऐसे बच्चे थोड़ी है कि इतने छोटे हैं या गुम हो जाएंगे, या वो अच्छे बच्चे हैं, आराम से आ जाएंगे। पत्नी जो है वो शांत हो जाती है और जाके क्या होती है, सो जाती है। पत्नी तो सो गई, चली गई, लेकिन जो लेखक है ना उसके मन में चिंता है। लेखक अंदर बेशक से पत्नी को भेज रहा है कि चली जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर रियलिटी ये है कि लेखक जो है वो टेंशन में है। बारिश निकल गई, ये लोग भी नहीं आए, और बारिश भी खत्म हो गई, लोग नहीं आए।
बरामदे में कुर्सी लगा के लेखक जो है वो राह देख रहा है कि अब बच्चे आएंगे, अब बच्चे आएंगे। अगर दूर से कोई भी आहट हो जाती है, ठीक है, जरा सी भी आहट हो जाती है, तो वो बिल्कुल फाटक की तरफ देखता है। और रह रहकर बिजली चमक जाती है, सड़क भी कहीं ना कहीं दिख जाती है, पर सामने उसको कोई भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ की एक मुहावरा के रूप में, एक लोकोक्ति के रूप में यूज किया गया है कि कोई चिड़ई का पूत नहीं है। चिड़ई का पूत क्या का मतलब है, कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा। इतनी शांति है, एक सिंगल पर्सन भी नहीं दिख रहा वहां पे। लेखक के मन में जो है ना उदासी उमड़ने लग जाती है, और यहाँ से कुछ पंक्तियां उसके मन में घूम जाती है। तो यहाँ तक आपको ये जो निबंध है, एक स्टोरी के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम बैठे होते हैं कुछ सोचने के लिए, और हमारे दिमाग में कोई विचार आ जाता है, और उस विचार में हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ, तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। लेखक अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, बार बार वो सड़क पे देख रहा है, उसका मन जो है बच्चों में लगा हुआ है। एकदम से उसके दिमाग में उदासी भरे मन में एक चीज उमड़ जाती है, कुछ पंक्तियां गूंज जाती है। वो पंक्तियां जो है, ये सबसे मेन पंक्तियां है। यही आपके राम के मुकुट वाला जो ये आपका निबंध है, इसमें सबसे मुख्य चीज, पूरा निबंध इसी पे है। तो देखिए, ये क्या कहते हैं, वो पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तय राम घर लौटही। इसका मतलब क्या है कि मेरे राम जी जो है, उनका मुकुट जो है वो भीग रहा है। मेरे लक्ष्मण का जो दुपट्टा है, जो कमर में बांधा जाता है, जिसको पटुका कहा जाता है, वो भीग रहा है। मेरी जो सीता है, उसकी मांग में जो सिंदूर है वो भीग रहा है। मेरे राम घर लौट आते, ये इसका मतलब है। तो ये क्या है, ये कुछ पंक्तियां हैं, वो लेखक के मन में आ जाती है। लेखक के मन में ये चीजें आ जाती है, लेखक सोचने लग जाता है। मिश्र जी कहते हैं कि मुझे याद है बचपन में जो दादी नानी थी, वो ऐसा ही गीत गाती थी। ये ऐसा गीत दादी नानी कब गाती थी, जब कोई बच्चा, जब कोई व्यक्ति घर से बाहर चला जाता था, या मान लो कोई विदेश चला जाता था, तो जो घर पे माँ होती है या जो घर पे दादी नानी होती है, वो क्या करती हैं, बच्चों का इंतजार करती हैं, और उनके इंतजार में व्याकुल रहती हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं चिंता में रहती हैं। तभी वो ये वाला गीत गाया करती थी। कौन सा गीत गाती थी, यही वाला, मोरे राम का बीजे मुकटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सिनुरवा, तै राम घर लौटही, ये वाला गीत गाती थी। ठीक है, लेखक बताते हैं कि जब बचपन में वो छोटे थे, जब उनकी दादी नानी ये गीत गाती थी, तो उनको इसका स्वर जो है बहुत मीठा लगता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था गाना सुनने में। लेकिन उसके अंदर का जो दर्द है ना, वो बहुत कष्टकारक था। लेखक उस समय तो उस दर्द को नहीं समझ पाता था, लेकिन अब उसे पता लगता है, आज की इस कंडीशन में वो समझ रहा है कि आखिर इस गाने का क्या मतलब है। अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखो। जैसे मान लो कोई माँ है, ठीक है, कोई माँ है, उसका बच्चा मान लो विदेश चला जाता है, यूएसए चला जाता है कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, पैसे के लिए। 1 साल के बाद आएगा, तो उसकी माँ जो है वो हमेशा उसके बारे में सोचेगी, चिंता करेगी, मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होगा, मेरे बच्चे को वहां क्या खाने को मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, कितनी देर वो काम करता होगा, बेचारा वो अकेला है। मन में जो एक ममता भी होती है, और एक डर भी होता है, एक ख्याल भी होता है। तो वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो गाने के जो स्वर हैं, शुरू में तो बहुत मीठे लगते थे, लेकिन इसके अंदर का जो दर्द है ना, वो बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि हम सब जानते हैं, किसी भी माता पिता के लिए उसके बच्चे जो होते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हमेशा वो चिंता उनको लगी रहती है। माता पिता जानते हैं कि संतान जो है समर्थ है, ठीक है, माता पिता को पता है कि हमारी संतान समर्थ है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से खा बना लेता है, कमा लेता है, सब कुछ है, ठीक है वो। लेकिन फिर भी जो चिंता है ना, वो रहती है, हमेशा चिंता रहती है। माँ बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, वो सारे संकट झेल लेंगे, लेकिन फिर भी जो पिछली पीढ़ी है, उसकी ममता, वह लगाव कम नहीं होता। मन को बार बार समझाने के बाद भी चिंता में मन डूबा रहता है। यहाँ पे एक चीज और समझाई गई है। देखो, यहाँ पे 2 पीढ़ियों की बात करी है। एक तरफ है बच्चे, एक तरफ है माता पिता। माता पिता जो है एक पीढ़ी है, और ये इनकी दूसरी पीढ़ी है। तो ये जो पहली पीढ़ी है, इसको हमेशा दूसरी पीढ़ी की चिंता रहती है, चाहे वो कितने भी समर्थ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा मन जो है चिंता में, उदासी में डूबा रहता है। अब आगे देखो क्या होता है। मिश्र जी कहते हैं कि लड़की जो है वो विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, ठीक है, डीयू, यानी वो डीयू के कॉलेज में पढ़ाती है। और लड़का जो है संकट बोध की कविता लिखता है, यानी कि दोनों ही बड़े हैं उम्र में और मैच्योर हैं। लड़की इतनी बड़ी है कि वो
कॉलेज में पढ़ा रही है, अध्यापन कर रही है, लड़का भी कविताएं लिख रहा है। ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी चिंता इतनी है, लेकिन फिर भी लड़की का जब वो ध्यान उनके मन में आता है ना तो चिंता हो जाती है। डरावने चित्र उनके मन में आने लग जाते हैं कि भाई लड़की घर से बाहर गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि गली में आपको पता है अराजक तत्व घूमते रहते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी किसी तरह के लोग घूम रहे हो, मान लो कहीं कोई कुछ गलत ना हो जाए, उनके मन में ना एक डर रहता है। लौटते समय वे कुछ कुछ हो ना जाए ऐसा वो सोच सोच के मतलब उनका मन जो है वो बहुत डर रहा होता है, और वो यही सब याद करके उनको एक डर सताने लगता है। मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था, मैंने उन्हें जाने को क्यों रोका। यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे मतलब गिल्ट फील हो रहा था अंदर से, मतलब अपराधी महसूस हो रहा था कि मुझे उनको रोकना चाहिए था, मैंने उनको क्यों नहीं रोका, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद का भी समय हो गया है, लेकिन बच्चे अभी तक घर नहीं आए। वो बहुत चिंता में है, रात भर उसको नींद नहीं आ रही, पत्नी तो सो गई लेकिन लेखक को नींद नहीं आ रही। कहते हैं कि मेरी पत्नी सही थी जो उनको रोकना चाहती थी, पत्नी कह रही थी कि इनको मत भेजो, ठीक है, पराई लड़की के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो क्या जवाब देंगे, क्या होगा। लेखक कहते हैं कि हर लड़की लड़की तो अपनी भी हो वो भी पराई ही होती है, क्योंकि एक दिन उसको शादी करके बाहर ही जाना है, ठीक है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। फिर लेखक जो मिश्र जी हैं वो कहते हैं कि दादी नानी के साथ उनकी इस चिंता के साथ साथ अपनी वो जो उनकी व्याकुलता है उसके साथ साथ वो माता कौशल्या को याद करते हैं। अब देखो समझ में आया आपको कि किस तरीके से उसके साथ एक घटना होती है, लेखक अपने बच्चों को भेज देता है, फिर उसको दादी नानी के गीत याद आ जाते हैं, ठीक है, उसको वो जोड़ के बता देता है कि जब घर से कोई बाहर जाता है तो कैसा फील होता है, माँ बाप कैसे चिंता करते हैं। अब वो उसको इस घटना को माता कौशल्या से जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता कि निबंध में आपको बता जरूर रहा हूं पर यह आसान नहीं है, इसको बिल्कुल कनेक्ट करके जब तक नहीं समझोगे ना तो समझ नहीं आएगा। तो माता कौशल्या से इस घटना को जोड़ के बता रहे हैं। अब कैसे कहते हैं देखिए, कहते हैं कि कौशल्या माता जो है उनके पुत्र जो है राम वो वन को चले गए हैं, साथ में उनकी जो पुत्र वधु सीता है वो भी वन को चली गई हैं। उनके आने के इंतजार में वो किस प्रकार से चिंतित रही, जैसे कि हम यहाँ पे लेखक का के बच्चे जो हैं वो संगीत कार्यक्रम में गए, अभी उनको पता है कि भाई 12 बजे नहीं आए तो कोई बात नहीं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे आ जाएंगे बच्चे, लेकिन कौशल्या का के बच्चे तो 14 साल के लिए गए हैं। अब जिस तरीके से ये लेखक इतनी चिंता कर रहा है ऐसे ही कौशल्या को भी तो अपने बच्चों की चिंता होती होगी, उसको भी राम की चिंता होती होगी, उसको भी सीता और लक्ष्मण की चिंता होती होगी, तो उससे जोड़ के बता रहे हैं। कहते हैं कि कौशल्या जो है बार बार सोचती रही कि राम वन में कैसे होंगे, क्या उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, फिर वो लौट कर कब आएंगे। वो कहती हैं कि चाहे राम के सिर का मुकुट बंधा है फिर भी एक माँ की चिंता हमेशा बनी रहती है। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं बेशक से राम के सिर पर मुकुट बंधा है लेकिन फिर भी माँ की चिंता हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे क्या है, राम के सिर पे मुकुट बंधा होने का मतलब है कि वो एक राज परिवार से है, एक राजा के परिवार से है, ठीक है, वो उनको ऐश्वर्य सब कुछ मिला हुआ था जिसको वो छोड़कर वनवास में गए हैं, ठीक है, उनको राजा का पद मिल रहा था जिसको छोड़कर वो वनवास में गए हैं। और उन एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और राम इतने सक्षम है कि अगर उन पे कोई संकट आए तो उस संकट को वो यूं दूर कर सकते हैं। मान लो कोई राक्षस या कुछ भी जंगल में मिलता है तो वो सेकंडों में उसको खत्म कर सकते हैं। फिर भी उनके मन में एक चिंता बंधी रहती है, हमेशा एक चिंता बनी रहती है। माता कौशल्या के मन में राम के साथ उनके सिर पर जो बंधा हुआ मुकुट है उसकी भी चिंता है, यानी कि उनका जो जिम्मेदारी है उसकी भी चिंता है। वो क्योंकि वह केवल मुकुट नहीं है बल्कि वो एक जिम्मेदारी, आपको पता है ना, राजा के सिर का मुकुट का मतलब केवल वो सोने चांदी हीरे जवाहरात का मुकुट नहीं बल्कि पूरी राज्य की जिम्मेदारी है। क्योंकि माता कौशल्या जानती हैं कि 14 साल के बाद जब हमारे राम घर आएंगे तो राम अयोध्या पे राज करेंगे, अयोध्या पे शासन करेंगे, तो उनके ऊपर पूरी अयोध्या की जो प्रजा है, जो जनता है, उसकी जिम्मेदारी है। तो वो बता रहे हैं कि राम के मुकुट जो है ना वो एक जिम्मेदारी है। जब राम जी वन जा रहे थे तो उन्होंने जो राजकीय परिधान थे, राजा के जो कपड़े थे वो उतार दिए, सारी राजसी वस्तु जो लग्जरी चीजें होती है उसको त्याग दिया। अयोध्या वासियों के मन में व्याकुलता थी, अयोध्या वासी दुखी थे। कौशल्या माता के मन में भी स्नेह भरा हुआ था, वो भी चिंतित थी। वो कहते हैं राम भीग जाएं तो भीग जाएं लेकिन उनका मुकुट ना भीगने पाए। समझ रहे हो, राम अगर भीग जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, उनका मुकुट नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि मुकुट केवल मुकुट नहीं बल्कि वो एक जिम्मेदारी का प्रतीक है।
यहाँ पे ये मतलब है कि उनकी जिम्मेदारी कभी भी मतलब वो जिम्मेदारी से पीछे ना हटे, जिम्मेदार हमेशा रहें, ऐसा कहा जा रहा है। राम चाहे कष्ट में रहें लेकिन राजा राम को अयोध्या लौट कर तो आना ही है, और लौट कर जब अयोध्या आएंगे तो उनको राजा बनना है, शासन करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो मुकुट की जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उनके जो अंगरक्षक लक्ष्मण है, उनका जो कमरबंद है, वो भी दुपट्टा जो एक प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है, ये लेखक बताते हैं। प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से, कर्तव्यनिष्ठ होना भाई के प्रति, ठीक है। कहते हैं वह भीगने ना पाए, यानी कि उनका जो पटुका है वो ना भीग पाए। और यही पे बात होती है सीता माँ के सिंदूर की। सीता का जो सिंदूर है वो भीगने ना पाए, ठीक है, जो कि सभी स्त्रियों के विश्वास का प्रतीक है। उनका सिंदूर जो है यहाँ पे त्याग का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, सतीत्व का प्रतीक है। तो ये यहाँ पे बताया जाता है। लेखक जो है वो चिंता उनको ये है कि राम लक्ष्मण और सीता तो एक समय के बाद अयोध्या लौट आए, लेकिन लोकमानस में राम की जो वन यात्रा है वो नहीं रुकी। लोग अभी भी उनकी वन यात्रा को समझते हैं। सभी के मन में श्री राम के मुकुट, लक्ष्मण के दुपट्टे और सीता माता के सिंदूर भीगने की चिंता है। कितनी अयोध्या उजड़ गई, लेकिन जो राम है वो आज भी जंगल में के कंकड़ कटीले रास्ते और चुभन पर हैं। राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, लेकिन उनके भाई भरत उनके समान सदा निर्वासित ही रहे और रहेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए कहते हैं ना जाने कितनी बार अयोध्या बनी और उजड़ गई, लेकिन राम जो है वो हमेशा निर्वासित रहेंगे। राम का जो वनवास वाला जीवन है ना वो हमेशा याद किया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने जंगल में अपना जीवन बिताया, एक लग्जरी लाइफ को छोड़कर वन में अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने किस प्रकार से जंगल गए, कटीले रास्तों में रहे, चुभन भरे रास्ते में रहे, निर्वासित रहे। निर्वासित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के निर्वासित रहे। उनके भाई भरत, भरत को तो पद मिल गया, ठीक है, अयोध्या की जो गद्दी थी भरत को मिल गई थी, लेकिन वो भी हमेशा निर्वासित रहे। वो राम की जो चरण पादुका थी उसको रखकर ही शासन करते थे और अलग रहते थे, मतलब वो कहीं ना कहीं अलग रहते थे। राज के जो सुख है उसको नहीं भोग रहे थे, अलग से उन्होंने कोठरी बनाई, उसमें अपने दिन बिताए, क्योंकि भरत जो थे वो बहुत दुखी हो गए थे। आगे मिश्र जी कहते हैं, देखिए क्या है, मिश्र जी सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, राम लक्ष्मण ये सारी बातें, अभी उनके बच्चे आने हैं, उनको चिंता है, बच्चों की चिंता करते करते उनका मन जो है वो इधर उधर चला जा रहा है। वो आपको पूरे निबंध में लिख के बताया हुआ है, ठीक है। मिश्र कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक कौशल्या है जो बारिश आने पर राम के लिए चिंतित रहती है, बार बार पुकारती है कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा, यानी कि मेरे राम का मुकुट जो है भीग रहा है, संतान वन में घूम रही है। इसका मतलब देखो, अब इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आज के समय में पूरे देश की जो कौशल्या, पूरे विश्व की कौशल्या का मतलब है दुनिया भर में जो हमारे माँ बाप हैं, जो दुनिया भर में जो माता पिता होते हैं, वो उनके मन में अपने अपने बच्चों के प्रति चिंता रहती है। जब वारिस आने का मतलब यहाँ पे किस चीज से, कि जब कोई जैसे बाहर चले जाएं बच्चे, दूर हो जाएं, ठीक है, वहां पे जैसे बच्चे घर से दूर चले जाते हैं तो घर वालों को चिंता होती है। ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक कौशल्या है और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती है। और यहाँ पे फिर ये बताते हैं लेखक कि मैं कैसे मतलब धीरज धरूं, कैसे। उस लेखक को लगता है कि पूरा संसार जो है, पूरे संसार में जितने लोग हैं वो सब निराशावादी हैं, उनको बस दुख ही दुख दिखाई देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक डर है वो डर ही डर रहता है। तो यही लेखक बता रहे हैं, जो लेखक के मन में डर है, ऐसा डर जो है हर किसी के मन में रहता है। ये कहते हैं कि जब बच्चे दूर होते हैं या कोई समस्या होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है, ठीक है। घर जो है वो मसान सी लगती है, भूत प्रेत से दिखाई देते हैं, प्रकृति, नदी, सरोवर जो कि बहुत सुंदर होते हैं ये भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब बच्चे अपने अपने पास हैं तो सब सही लगता है, लेकिन दूर हैं तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा बताया जाता है। फिर वो बात करते हैं राम के निर्वासन की। राम ने तो केवल 14 वर्ष का वनवास काटा, लेकिन सीता ने दोहरा निर्वासन करा, क्योंकि जब राम लौट कर आए थे तो सीता वन में ही रह गई थी, ठीक है। और सीता रानी होते हुए भी वन में निर्वासित कर दिया गया। वहां पे वो पशुओं से घिरी हुई प्रसव पीड़ा में झेलती रही। उन्होंने जुड़वा बच्चों का वहां पे जन्म दिया, जंगल में सूखी लकड़ियां बिनती थी, वो निर्वासन वाली जिंदगी बिता रही थी। मुकुटधारी जो राम थे उनको निर्वासन से भी बड़ी व्यथा रही। सीता को दोबारा वनवास हुआ, यानी कि 2 बार उन्होंने वनवास झेला। राम के साथ रही तो रही, लेकिन बाद में भी वो वन में रही। उनका जीवन जो था बहुत कठोर था। तो ये सारी बातें बता रहे हैं इसमें। लास्ट में क्या होता है, कुर्सी पर पड़े पड़े मिश्र जो है सोच में डूबे हैं।
4 बजने को आ रहे हैं, इतने में दरवाजे पे दस्तक आती है, कोई दरवाजा खटखटाता है, देखता है तो चिरंजीव और वो लड़की जो कृष्णा है वो लौट आए हैं। उनको देखकर मिश्र जो है वो खुश हो जाते हैं अंदर से, लेकिन वो गुस्से में कहते हैं कि तुमको अंदाजा है कि तुमने मुझको कितना परेशान किया है, तुम्हारे बिना कुछ छुआ तक नहीं, यहाँ तक कि पूरी रात नींद नहीं आई, तुम्हारी माँ भी चिंता कर रही थी, और इतनी चिंता और इतनी व्याकुलता में मैं जितनी था तुम समझ भी नहीं पाओगे इस चीज को। ये कहकर विद्यानिवास मिश्र जो होते हैं दोबारा से राम सीता और लक्ष्मण के भाव में डूब जाते हैं, वापिस से राम लक्ष्मण सीता के बारे में सोचने लग जाते हैं, वापिस से उसी चिंता में। तो यहाँ पे जो हमारी जो निबंध था वो आपको समझा दिया मैंने समरीक में, एक सार के रूप में। वैसे तो निबंध और बड़ा है, लेकिन आपको जितना समझाया इतना आपके लिए काफी है। अब आपको अगला टॉपिक जो कराया जाएगा वो होगा ये जो निबंध है इसकी भाषा शैली कैसी है, ठीक है, इसकी समीक्षा करेंगे भाषा शैली की। इसमें से ज्यादातर भाषा शैली वाला क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ हमें करना कैसे है। पेपर में पूछेंगे भाषा शैली बताइए मेरे राम का मुकुट जो निबंध है इसकी। तो भाषा शैली अगर हम किसी भी निबंध की बताते हैं तो उसमें हमें किन पॉइंट को ध्यान रखना होता है। आपकी जरूरी नहीं है कि आप इसी निबंध में, इसके अलावा दूसरा भी निबंध हो तो अगर उसकी भाषा शैली पूछे तो पॉइंट आपको यही लिखने हैं। जैसे कि इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भाषा जो है वो सरल है, शब्द इसमें साधारण शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आम भाषा के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए आप उसके बारे में बताओगे। भाषा में वक्रात्मकता है या फिर व्यंग्यात्मक भाषा है, अगर ऐसा है तो आप उसे लिख सकते हो। मुहावरों का अगर प्रयोग है उसमें तो मुहावरों के बारे में लिख सकते हो। ज्यादातर निबंध में अलंकारों का प्रयोग होता है तो अलंकारों का प्रयोग लिख सकते हो। शब्द भंडार के ऊपर लिख सकते हो। भाषा कैसी है, गंभीर है, प्रौढ़ भाषा है या बिल्कुल साधारण एकदम सिंपल है, ये पॉइंट लिखे जाते हैं। तो इसकी भाषा शैली में ये पॉइंट लिख दोगे आप, आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए इन्होंने तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जो मिश्र जी हैं इन्होंने क्या किया है, तत्सम शब्द इस्तेमाल किए। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं। जैसे ही वो संस्कृत भाषा में शब्द है वैसे के वैसे अगर उसको हम हिंदी में भी यूज कर रहे हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्द इन्होंने यूज किए हैं। आप एग्जाम्पल के लिए लाइन दे रखी है कि ये भाषा के पंडित थे, पंडित का मतलब है ये काफी इनको जानकारी थी, ठीक है, बहुत नॉलेज थी, इनकी भाषा पे कमांड थी। और इन लाइनों में आप ध्यान से अगर इन लाइनों को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे तत्सम शब्द आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि दुर्विचार हो जाएगा यहाँ पे, और मंगल, मंगलाकांक्षा, अशेष, आशीष, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है आपको तत्सम शब्दावली में देखने को मिलेगी। फिर क्या है, भाषा इनकी सरल है, कुछ जगह पे टफ भी है। तो जहाँ पे सरल है वहां पे समझिए। देखिए इन्होंने क्या करा है, निबंध में जहाँ पे जैसी भाषा की जरूरत है इन्होंने वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करा है। कहीं पे सरल भाषा की जरूरत है तो सरल भाषा इस्तेमाल करिए, कहीं पे अलंकारों की जरूरत है तो अलंकार यूज करें। तो सरल भाषा क्या थी आपको, देखो ये वाली लाइन थी कि कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते 4 बजने को आए, इतने में दरवाजे पे हल्की सी दस्तक पड़ी, चिरंजीव जो था वो निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े, सहमी हुई कृष्णा बोली दरवाजा खोलिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा है, यानी कि भाषा जो है बहुत ही सरल है, सहज है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है भाषा में वक्रता। वक्रता का मतलब क्या है कि किसी चीज को घुमा फिरा के बोलना, एक व्यंग टाइप का करना, ये भी हो सकता है, या किसी चीज को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बोलना। तो इनकी भाषा में वक्रता भी दिखेगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, मिश्र जी कहते हैं कि जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ सभी मंगल के नाती हैं, ठीक है, यानी कि सब कुछ मंगल ही होगा, उसके नाती हैं, वे हमेशा मंगल में रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी कहते हैं, क्योंकि मिश्र जी जो है बहुत चिंता करते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं। आपको कहाँ इसमें निबंध में पता लग गया होगा। तो कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को तो निराशावादी कहते हैं, मेरे को बिरादरी से बाहर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि वक्रता, घुमा फिरा के बातें इन्होंने की है। मुहावरों का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है, लोकोक्तियों का इस्तेमाल करा है। जैसे कि तबीयत ढीली होना, ठीक है, मन रखना, चिड़ई का पूत भी नहीं था, जैसे कि वहां पे चिड़िया का बच्चा तक नहीं दिख रहा था, मुंह निहारना, राह जो होना, विसूरना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपको एक तरह से लोकोक्तियां या मुहावरों के एग्जाम्पल है।
फिर क्या है, अलंकारों का प्रयोग, इन्होंने रूपक अलंकार का इस्तेमाल, उपमा अलंकार का इस्तेमाल करा है। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी चीज की किसी दूसरी चीज से तुलना की जाती है। जैसे कहते हैं कि भूतों के सपने आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं जैसे एक रील पर दूसरी रील सी चढ़ा दी हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, अलंकारों का प्रयोग भी आपको इनके निबंध में दिख रहा है। फिर इन्होंने हर तरह के शब्द यूज करें, जैसे संस्कृत के शब्द हो गए तत्सम, जैसे चिरंजीव, चिरंजीव संस्कृत का शब्द है। गृहिणी, जैसे हम अपनी जो घर पे वाइफ होती है, पत्नी बोलते हैं उसको, बीवी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से संस्कृत में गृहिणी कहते हैं। उदग्र, निर्वासित, मंगल, अभिषेक, राज्य अभिषेक होना, अंगरक्षक, ठीक है, उपलक्षण, प्रहरी, परिहार, ये सारे के सारे संस्कृत के ही शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं। फिर उर्दू के शब्द भी इन्होंने इस्तेमाल करे, जैसे बेहद, खास वजह, मेहमान, तबीयत, ताजा, कमरबंद, जिंदगी, मंजिल, मासूम, आसरा, बिरादरी। ठीक है, ये सब संस्कृत के हैं, सॉरी इसके उर्दू के हैं। इसके बाद है देशज शब्द, जो देश में बोले जाने वाले हैं, जो संस्कृत से कभी हिंदी और फिर हिंदी में वो अलग बन जाते हैं। जैसे कि झल्लाना, बारिश जाते जाते पर गीत गाना, पटुका, मुटरी, गंवार, ये सब देशज शब्द हैं। तो इस तरीके से आपको क्या लगेगा कि इनकी जो निबंध की भाषा शैली है, इन्होंने हर तरह के शब्द इस्तेमाल करे हैं। फिर इनका शब्द भंडार की बात करें तो इनका शब्द भंडार जो है बहुत बड़ा है। इन्होंने संस्कृत के ये विद्वान हैं, संस्कृत के शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे हैं। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, आप देखोगे कई जगह पे इन्होंने उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल करे हैं, अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, भोजपुरी भाषा के शब्द भी इस्तेमाल करे हैं। तो अलग अलग तरह की भाषा के शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक प्रतिपाद्य वाला क्वेश्चन रह गया। तो प्रतिपाद्य वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको निबंध के बारे में शुरुआती इंट्रोडक्शन दे देना है कि मिश्र जी का निबंध है और इन्होंने अलग भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, इनकी भाषा शैली प्रौढ़ है। ठीक है, मैच्योर लोगों के लिए इन्होंने लिखा है और इनकी भाषा शैली आसान नहीं है, सरल नहीं है अगर अब देखा जाए तो। इस तरीके से फिर बाद में आपको पूरी स्टोरी समराइज करके बतानी होती है, पूरा निबंध को समराइज करके बताना है। ठीक है, तो वो आप प्रतिपाद में लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका ये वीडियो जो है हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।